नमस्कार दोस्तों। ये हम लोग यूजीसी नेट पेपर का 20 नंबर 2021 का शिफ्ट 2 का शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का घटना चक्र वाला जो सीरीज निकाली गई है उसका प्रश्न पत्र लाए हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स की हम लोग श्रृंखला चला रहे हैं जिनका आगामी नेट के पेपर में अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जा सकता है इन्हें। तो आइए हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन स्किप करते हैं और शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति के क्वेश्चन से डील करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करते हैं। शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? तो जो विमर्शी चिंतन स्तर होता है इस स्तर को आत्मनिरीक्षण स्तर के रूप में भी जाना जाता है। शिक्षण के चिंतनशील स्तर को उच्चतम स्तर माना जाता है जिस पर शिक्षण कार्य किया जा सकता है। तो विमर्श चिंतन स्तर जो होता है वो उन्नयन सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। अगला है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा व्यवहार प्रभावी शिक्षण का प्रयुक्त गुण है? तो प्रभावी शिक्षण के लिए क्या होता है? प्रभावी शिक्षण के लिए होता है शिक्षक कार्य पूर्वाभिमुखीकरण, और होता है अनुदेश विविधता और पाठ स्पष्टता। ये तीनों होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रभावी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया शिक्षक के दृष्टिकोण और व्यवहार पर निर्भर करती है। गैरी वॉरेन ने 5 प्रमुख व्यवहारों और 5 सहायक व्यवहारों की पहचान की जो तार्किक रूप से प्रभावी शिक्षण से संबंधित हैं। पाठ स्पष्टता, लेसन क्लैरिटी, निर्देशात्मक विविधता, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, शिक्षक कार्य अभिविन्यास, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, व्यस्त सीखने का समय, इंगेज्ड लर्निंग टाइम और छात्र सफलता दर, स्टूडेंट सक्सेस रेट। अगला है मूल्यांकन पद्धति दी है और चारित्रिक लक्षण दिए हैं, हमें इसमें मिलान करना है। तो इसका होगा निर्णयात्मक मूल्यांकन जो होता है, निर्णयात्मक मूल्यांकन जो होता है वो क्या होता है? प्रथमतः अधिगम की अभिप्रेरणा एवं अनुश्रवण के उद्देश्य होता है। ठीक है। और जो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है ये प्रथमतः निष्पन्न प्रगति के श्रेणीकरण हेतु प्रयुक्त होता है। जो निकष संदर्भित मूल्यांकन होता है वो होता है एक विद्यार्थी की तुलना पूर्व निर्धारित स्तर से करता है। और मानक में क्या होता है? पूर्व एक विद्यार्थी का दूसरे से तुलना किया जाता है। तो निर्णयात्मक मूल्यांकन क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक और छात्र दोनों को सीखने की प्रक्रिया के संबंध में निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना है। इसका उपयोग अधिगम की अभिप्रेरणा और अनुश्रवण के उद्देश्य छात्रों के सीखने की प्रगति की निगरानी के लिए भी किया जाता है। संकल्पनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन या शिक्षण की अवधि पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के अंत में आता है। इसमें छात्र की उपस्थिति का औपचारिक परीक्षण शामिल है। इसका इरादा सीखने के मानकों का न्याय करना है, जैसे स्कूल में वार्षिक परीक्षा। निकट संदर्भित मूल्यांकन जो होता है एक विद्यार्थी की तुलना पूर्व निर्धारित स्तर से की जाती है। इससे पहले से स्थापित किए गए मानक से विद्यार्थी के स्तर की तुलना की जाती है। और जो मानक संदर्भित परीक्षण होता है ये छात्र के प्रदर्शन का आकलन करने और कक्षा के बाकी छात्रों के बीच उसकी स्थिति का अनुमान लगाने के लिए मानक संदर्भित परीक्षण किया जाता है। यह तुलनात्मक आकलन है। अगला है शिक्षण के प्रगतिशील दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षा केवल आजीविका की तैयारी नहीं अपितु यह अपने आप में संपूर्ण जीवन होनी चाहिए। बिल्कुल सत्य है। शिक्षा के पुनर्निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। ये भी सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है। इसके ए है। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा ही जीवन है। एक सामाजिक आवश्यकता और कार्य के रूप में प्रगतिशील शिक्षा और जीवन और विकास की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में उभरकर सामने आती है जिसमें सामाजिक व्यक्तिगत दोनों पहलू शामिल हैं। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा बताती है कि शिक्षा ही जीवन है, क्योंकि स्कूलों में शिक्षा को सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करना चाहिए। अगला है अभिकथन और कारण दिए गए हैं। शिक्षण शिक्षा को अधिगमकर्ता के मध्य समीक्षात्मक और एवं रचनात्मक विनियोग को समावेशित करता है। अतः यह अनुदेशन और प्रशिक्षण से भिन्न है। सेकंड है अनुदेशन एवं प्रशिक्षण दोनों ही संज्ञानात्मक आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं।
तो इसमें शायद एक, हाँ, ए सही नहीं है और आर सही है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण शब्द अक्सर एक दूसरे का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, परंतु इन दोनों शब्दों में महत्वपूर्ण अंतर है। शिक्षण अधिक सैद्धांतिक और सारगर्भित होता है, जबकि प्रशिक्षण अधिक व्यवहारिक होता है। प्रशिक्षण क्या होता है? व्यवहारिक, और शिक्षण क्या होता है? सैद्धांतिक। शिक्षण में ज्ञान प्रदान किया जाता है, जबकि प्रशिक्षण में ज्ञान का प्रयोग होता है। प्रशिक्षण मतलब प्रयोग। शिक्षण शिक्षा को अधिगमकर्ता की मत समीक्षात्मक और रचनात्मक विनियोग को समावेशित करता है, अतः यह अनुदेशन तथा प्रशिक्षण से भिन्न है। ध्यातव्य है कि प्रशिक्षण एवं अनुदेशन के दौरान निम्न संज्ञानात्मक स्तर की आवश्यकता होती है। निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक स्तर में याद रखना, समझना और लागू करना आदि शामिल होते हैं। अच्छा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। 1 मिनट, इसमें ए सही होगा, ये दोनों ही सही हैं। दोनों शिक्षण अनुदेशन और प्रशिक्षण से भिन्न है, ठीक है, जो शिक्षण होता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित शोधों में से किसमें संदर्भ युक्त सामान्यीकरण की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं? तो इसमें प्रयोगात्मक जो अध्ययन होता है उसमें सामान्यीकरण की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं। प्रयोगात्मक अध्ययन क्या होता है? इसमें हो जाएगा प्रयोगात्मक अध्ययन। प्रयोगात्मक अध्ययन क्या होता है? नियंत्रित परिवेश में किए गए प्रायोगिक अनुसंधान का लक्ष्य किसी सिद्धांत का परीक्षण या सैद्धांतिक व्याख्याओं का निर्माण करना है। घटना दृश्य वृत्तांत क्या होता है? फिनोमेनोलॉजी एक अवधारणा या घटना के बारे में कई व्यक्तियों के लिए जीवित अनुभवों के अर्थ का वर्णन करने पर घटना दृश्य वृत्तांत केंद्रित करता है। घटना दृश्य वृत्तांत का उद्देश्य विशिष्ट घटनाओं की पहचान करना है। इसका क्या था? संदर्भ युक्त सामान्यीकरण, ठीक है। प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद यह एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है जो व्यवहारिक विचारों से विकसित होता है। मैकियोनेस के अनुसार प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद सिद्धांत निर्माण के लिए एक ढांचा है जो समाज के व्यक्तियों के दैनिक जीवन के वार्तालाप से संबंधित है। आधारित सिद्धांत ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? ये एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली है जिसे बड़े पैमाने पर सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए गुणात्मक शोध पर लागू किया जाता है। इस सिद्धांत में डेटा के संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से परिकल्पनाओं और सिद्धांतों का निर्माण शामिल है। अगला है गुणात्मक शोध की पहचान करिए। तो गुणात्मक शोध क्या होते हैं? यह प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य से घटना के अवबोध से संबंधित हैं। तो इसमें सही है, यह प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य से घटना के अवबोध से संबंधित हैं। इसमें यह माना जाता है कि सामाजिक तथ्य केवल एक वास्तुनिष्ठ यथार्थ से गुण होते हैं, ये नहीं है। शोधार्थी वर्तमान या भूतकालिक परिस्थितियों में निमग्न हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। शोधार्थी पूर्वाग्रह से बचने के लिए अपने आप को अध्ययन से दूर कर लेता है, ये गलत है। इसमें प्रणाली एवं शोध क्रिया दोनों में लचीलापन होता है, तो ये बात सही है। तो क्या है इसमें? गुणात्मक अनुसंधान। इस अनुसंधान का उद्देश्य वस्तुओं का उनके प्राकृतिक क्रम में अध्ययन करना है जिसमें उस घटना को उन अर्थों के संदर्भ में समझा जा सके जिसके लिए अनुसंधान की आवश्यकता है। यह अनुसंधान क्या और क्यों पर आधारित है। इसमें घटना का अर्थ वो संबंधित होता है शोध प्रक्रिया को सरलता से समझा जा सके, शोधार्थी को वर्तमान अथवा भूतकाल की परिस्थितियों का पता चले, घटनाओं का सामान्यीकरण हो सके। हाँ, अगला है 1 मिनट, सॉरी, हाँ, शोध पद्धतियाँ दी गई हैं और मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। तो इसमें बताना है प्रयोगात्मक कौन सी है, कार्योत्तर, वर्णनात्मक और ऐतिहासिक। तो इसमें प्रयोगात्मक में वो विभेद का संज्ञान लेते हुए नैमित्तिक अथवा अन्य कारक सुनिश्चित किया जाए। देख लेते हैं एक बार। हाँ, इसमें प्रयोगात्मक में है जो दूसरे चर पर प्रभाव देखने के लिए एक चर में हेरफेर किया जाता है, और कार्योत्तर में क्या होता है, विभेद का संज्ञान लेते हुए नैमित्तिक अथवा अन्य कारक सुनिश्चित किए जाते हैं। वर्णनात्मक क्या होता है, परिस्थितियां एवं तथ्यों की स्थिति सुनिश्चित की जाती है।
परिस्थितियाँ और तथ्य आ जाते हैं। ऐतिहासिक क्या होता है, आंतरिक समालोचना पर बल देते हुए प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का समावेश किया जाता है। तो पढ़ देते हैं प्रयोगात्मक शोध विधि। इसमें क्या होता है, यह शोध विधि में कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है। इसमें यह पता चलता है, लगाया जाता है कि यदि एक चर में परिवर्तन किया जाए तो दूसरे चर में क्या परिवर्तन संभव है। तो क्या था इसका, प्रयोगात्मक का विभेद का संज्ञान लेते हुए नैमित्य को अन्य कारक सुनिश्चित प्रयोगात्मक का होता है दूसरे चर पर प्रभाव देखने के लिए एक चर में हेरफेर किया जाता है। ये कार्योत्तर का था, विभेद का संज्ञान लेते हुए। और कार्योत्तर का क्या है, इस विधि में पहले से उपस्थित गुणों वाले समूहों की तुलना कुछ आश्रित चरों पर की जाती है जिसमें नैमित्तिक तथा कारक में विभेद किया जा सके। ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड होता है। वर्णनात्मक अनुसंधान विधि जो होती है, इसमें क्या होता है, वर्तमान परिस्थितियों, विचारधाराओं, अभिवृत्तियों का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान दशाओं, क्रियाओं, अभिवृत्तियों और स्थिति के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है। ऐतिहासिक शोध विधि क्या होती है, इस विधि में वर्तमान घटनाओं की व्याख्या करने और भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने में सहायता करती है, जिसमें परिस्थितियों एवं तथ्यों की स्थिति सुनिश्चित की जा सके। अगला है अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, ये गलत है। अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक होता है, ये सही है। तो क्या होगा, एक असत्य है लेकिन दो सत्य है, बिल्कुल सही है। एक असत्य है क्योंकि अनुसंधान नैतिकता वैधानिक शोधकर्ताओं के लिए आचरण, इसमें कर देते हैं ये सत्य है, ठीक है। अनुसंधान नैतिकता वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए आचरण के मानकों को नियंत्रित करता है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अनुसंधान में लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक होता है क्योंकि आईसीटी सूचना स्रोतों की पहचान करने, सूचनाओं का गंभीर रूप से विश्लेषण करने और सूचना का उपयोग करने में सहायता करता है। अभिकथन और कारण है, जब निराकरणीय क्या है, जब निराकरणीय परिकल्पना H0 अस्वीकृत कर दी जाती है तो अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना H1 स्वीकृत हो जाती है। कारण क्यों है, निराकरणीय परिकल्पना एक संयोगिक परिकल्पना है और ऐसा सत्य होने के कारण अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना स्वीकृति की परिधि में आ जाती है। तो दोनों सही है ये, ठीक है। ये क्या है, इसमें इसका कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। इसमें क्या है, निराकरणीय परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, शून्य परिकल्पना का अर्थ है दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं है। यह प्रतीक H0 से निरूपित की जाती है। ध्यातव्य की यह परिकल्पना शोधकर्ता द्वारा सिद्ध नहीं होती है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अकथनीय संकेत का अनन्य उदाहरण है जिसमें आरोह अवरोह, दर, मात्रा और विराम का प्रयोग शामिल है, पिच, रेट, वॉल्यूम और पॉज का। तो इसका पराभाषा होता है अकथनीय संकेत मॉडल। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, पराभाषा। अकथनीय संकेत मॉडल में होता है अशाब्दिक संचार शब्दों का उपयोग किए बिना एक संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की विधि है। उदाहरण, शरीर की भाषा, आंखों से बातचीत, चेहरे के भाव इत्यादि। अशाब्दिक संचार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, प्रॉक्सिमिक्स, इशारे और चेहरे के भाव, पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज में भी सभी गैर वोकल तत्व भी शामिल होते हैं जिनका उपयोग संप्रेषण के लिए किया जाता है। इनके स्वर, वाक, मात्रा, गैर मौखिक ध्वनियाँ और मौन के लिए विराम शामिल है, जैसे आहा, ओ इत्यादि। नीचे कथन दिए गए हैं। संप्रेषण के संदर्भ में अवधारणात्मक प्रक्रिया शाब्दिक ध्वनि उत्पादित करती है जिसे शाब्दिक शोर, वर्ड नॉइज कहते हैं। भावार्थक या वस्तुवर्धक दोनों के विभिन्न अर्थों के स्रोत शाब्दिक शोर ही हैं। तो इसका क्या है कि ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, शाब्दिक ध्वनि उत्पादित करती हैं अवधारणात्मक प्रक्रिया, वो शाब्दिक ने वर्ड नॉइज कहते हैं, ठीक है। संप्रेषण के संदर्भ में अवधारणात्मक प्रक्रिया शाब्दिक ध्वनि उत्पादित करती हैं जिसे शाब्दिक शोर कहा जाता है। संचार शोर का अर्थ है प्रभावी संचार प्रक्रिया में कोई बाधा,
जिससे संप्रेषण में समस्या उत्पन्न हो। भावार्थक या वश्यवर्धक दोनों के विभिन्न अर्थों के स्रोत शाब्दिक शोर हैं, जैसे सिमेंटिक शोर। सिमेंटिक शोर क्या होता है? संचार में सिमेंटिक शोर संदेश के प्रसारण में एक प्रकार की समस्या है जो संदेश के प्रसारण में प्रयुक्त शब्दों, वाक्यों या प्रतीकों में अस्पष्टता के कारण संदेश की व्याख्या में हस्तक्षेप करता है। कथन है, प्रभावी वाचिक संप्रेषण हेतु सटीक शब्दों का चयन आवश्यक है। ये तो सही है। मौखिक भाव एवं भंगिमा दृश्य संप्रेषण के अधीन है। दोनों सही है। हाँ सही है, ठीक है। इसमें क्या है? कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। प्रभावी वाचिक संप्रेषण मौखिक संचार का माध्यम है जिसमें सटीक शब्दों का चयन आवश्यक है, क्योंकि शब्द किसी वस्तु या पदार्थ का भाव का बोध कराते हैं। जैसे कौआ एक काले रंग का पक्षी है। मौखिक भाव एवं भंगिमा भी संप्रेषण का माध्यम है जिसमें वक्ता अपने शरीर, चेहरे, आँखों, अन्य अंगों की सहायता से सूचनाओं का संप्रेषण करता है। इसलिए मौखिक भाव भंगिमा दृश्य संप्रेषण के अधीन होता है। अगला है समय अधोलिखित सूची में संप्रेषण की बाधाओं को पहचानना। इसमें से बाधाओं कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें बाधाएं होती हैं समय और दूरी, उपेक्षित अनुदेश, ये बाधाएं होती हैं। तो संप्रेषण में निम्नलिखित बाधाएं होती हैं: समय और दूरी बाधा, उपेक्षित अनुदेश बाधा, भाषा बाधा, मानसिक अवस्था बाधा, भावनात्मक बाधा, सांस्कृतिक बाधा, संगठनात्मक तथा मनोवृत्ति बाधा। तो इसमें से जो इसमें ऑप्शन में समय और दूरी और उपेक्षित अनुदेश, सोच एवं विचार को कूटबद्ध करना या सोच एवं विचार को विकूटबद्ध करना, तार्किक क्रम, ये संप्रेषण की बाधाओं में नहीं आते हैं। अगला है संप्रेषण के प्रकार और मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। तो अधोगामी संप्रेषण, उपरिगामी संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण और ग्रैब संप्रेषण। तो चलिए इसको मिलान करके ही सीधे बता देते हैं। इसका डी है। इसमें क्या है? अधोगामी संप्रेषण, ये क्या होता है? किसी भी संस्था का यह सर्वसामान्य संप्रेषण तंत्र है अधोगामी संप्रेषण, जिसमें ऊपर से नीचे सूचनाओं का प्रसारण होता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि सबसे ऊपर वाला जो होता है ना, वो नीचे अधीनस्थ को ऑर्डर देगा ना। तो कोई भी चीज़ होगी वो ऊपर से नीचे होता है इसमें प्रसारण, अधोगामी संप्रेषण। उपरिगामी में वर्तमान विषयों एवं समस्याओं की प्रतिपुष्टि के साथ व्यवस्थित करता है और सूचनाओं का प्रसारण नीचे से ऊपर होता है उपरिगामी में। क्षैतिज संप्रेषण कार्य समन्वय हेतु निर्णय लेने में उपयोगी माध्यम सूचनाओं का प्रसारण समकक्ष स्तर पर होता है क्षैतिज में। ग्रैब संप्रेषण, ये क्या होता है? संस्था के सदस्यों में संप्रेषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अनौपचारिक संचार प्रणाली है। अब इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं, देखते हैं कहाँ तक है। चलिए यहाँ से लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन से। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। व्याप्ति, लिंग, साध, पक्ष। तो जो व्याप्ति होती है, व्याप्ति क्या होती है? व्याप्ति होती है सार्वभौमिक सहभागिता होती है, ठीक है। लिंग जो होता है संकेत और कारण होता है। और साध्य क्या होता है? साध्य होता है गुणधर्म का अनुमान होता है। और पक्ष जो होता है हेतु और साध्य का स्थान होता है। तो पढ़ देते हैं इसको। व्याप्ति के अंतर्गत सार्वभौमिक सहभागिता समाहित होती है, ठीक है। ध्यातव्य है कि हेतु एवं साध्य के व्यापक संबंध को ही व्याप्ति कहते हैं, ठीक है। और लिंग का अनुमान संकेत के द्वारा संभव होता है। लिंग का किसके द्वारा? संकेत अथवा कारण का। भारतीय दर्शन में लिंग के अनुमान कई स्रोत बताए गए हैं। साध्य से अभिप्राय कि जिस वस्तु के बारे में अनुमान लगाया जाना होता है उसमें गुणधर्म का अनुमान समाहित होता है। साध्य में क्या होता है? गुणधर्म का अनुमान समाहित होता है। और पक्ष अनुमान का ही एक भाग है। हेतु या साध्य के स्थान को पक्ष कहा जाता है। ओह सॉरी, फिर से
हाँ, अगला है भारतीय मूल तर्कशास्त्र के अनुसार हेत्वाभास अनुमान का दोष नहीं अपितु व्यवधान है। और कथन है दूसरा है हेत्वाभास वस्तुतः आभासी कारक अथवा संकेत है जो अगर अभिज्ञात हो जाए तो अनुमानित संज्ञान की उत्पत्ति का निवारण करता है। तो इसमें क्या है, ए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। भारतीय तर्कशास्त्र में तब हेत्वाभाव कही जाती है जब कारण वैध कारण के रूप में प्रतीत होता है। वैध कारण के रूप में प्रतीत होता है तब हेत्वाभास कहा जाता है, परंतु वास्तविक रूप में नहीं होता है। इसलिए हेत्वाभास अनुमान का दोष नहीं बल्कि व्यवधान है। विदित हो कि हेत्वाभास एक तरह का आभासी कारण होता है जो देखने में वैध दिखाई पड़ता है। अगला है मूलतः सभी समाज ऐसे समाज हैं जो व्यक्तिक स्वतंत्रता को संरक्षित नहीं करते हैं। मूलतः सभी समतावादी समाज ऐसे समाज होते हैं जो व्यक्तिक स्वतंत्रता को संरक्षित नहीं करते हैं। अधोलिखित कथनों में कौन सा कथन उपरोक्त के संदर्भ में सही है? कोई भी मूलतः समतावादी समाज ऐसा समाज नहीं है जो व्यक्तिक स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। दिए गए कथन का यह प्रतिवर्तित वाक्य और तार्किक रूप से समतुल्य है। बिल्कुल, जहाँ पे समतावादी या ये समाजवादी या इस टाइप का होता है वहाँ पे व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया जाता है। एक समाज या ग्रुप की उसको मान्यता दी जाती है चीज़ों को। तो इसका ये सही है। यदि मूलतः सभी समतावादी समाज ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित नहीं करते हैं, तो इसका तार्किक निष्कर्ष कोई भी मूलतः समतावादी ऐसा समाज नहीं है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। दो प्रतिज्ञप्तियां व्याघाती हैं यदि एक दूसरे को निषेध करती हैं या नकार देती हैं। तो क्या है इसका? दो प्रतिज्ञप्तियां व्याघाती हैं यदि एक दूसरे को निषेध करती हैं और नकार देती हैं तो क्या होती हैं? व्याघाती होते हैं। एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। दो प्रतिज्ञप्तियां व्याघाती हैं यदि वे परमाणु और गुणवत्ता दोनों में एक दूसरे का निषेध करती हैं, यदि एक सार्वभौमिक एवं दूसरा विशेष में एक पुष्टि एवं दूसरा इंकार है। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। चलिए, धन्यवाद।